हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर चैनल स्टडी विद आलोक। देखिए छात्रों, आज हम लोग जो बात करने चल रहे हैं वो हमारा जो टॉपिक होगा वो स्केल से रिलेटेड है और पैमानों का कहाँ पर कैसे क्या उपयोग है इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है छात्रों, क्योंकि कारण ये है कि ये फर्स्ट पेपर में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट पेपर के साथ साथ में ये सेकंड पेपर में भी पूछा जाता है। दोनों क्वेश्चन पे यहाँ पे आते हैं, फर्स्ट पेपर के अंदर में, सेकंड पेपर के अंदर में ये आता है। और ये दोनों पेपरों के अंदर में आप सेकंड यूनिट के अंदर में पाते हैं। ठीक है, सेकंड यूनिट जो आपकी है उसी से रिलेटेड है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा। देखिए कभी कभी क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई पैमाना, कोई स्केल है, सांकेतिक पैमाना मान लीजिए हो गया, नॉमिनल स्केल हो गया, या क्लासिफिकेशन स्केल हो गया, या हम ऑर्डिनल स्केल, तो कोई एक स्केल हम पढ़ लेते हैं या उनके बारे में जानते हैं। जैसे आपने समाजमित पैमाना के बारे में पढ़ा हुआ है, सोशियोमेट्रिक पैमाना के बारे में पढ़ा हुआ है ना, या सोशल जो डिस्टेंस है, सामाजिक दूरी का पैमाना, उसके बारे में पढ़ा हुआ। तो होता क्या है कि जब हम पर्टिकुलर एक पैमाने को पढ़ते हैं तो वहां पर तो हमें समझ में आ जाता है कि ये इसके लिए, लेकिन जब कंपैरेटिवली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये कोई दे दिया गया वेरिएबल्स या कोई कथन दे दिया गया और पूछा गया किसमें कौन सा पैमाना यूज हुआ है या किस प्रकार के पैमाना, तो वहां पर बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है कि हम क्या एक्चुअल आंसर लगाएं। ठीक है, तो जैसा कि अपनी परंपरा रही है छात्रों कि हम लोग कंपैरेटिव स्टडी ही करते हैं, तो आइए उसी कंपैरेटिव स्टडी को बनाते हुए अपने 1 से 2 नंबर 100% पक्का करते हैं। ठीक है, और वैसे भी जो रिसर्च स्कॉलर हैं उनके लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति रिसर्च करने जाता है तो आपने देखा होगा जब छात्रों कि जब कोई रिसर्च करता है तो रिसर्च के दौरान क्या होता है कि आप एक स्टेज पे आ जाते हैं कि आपको डेटा कलेक्शन की आवश्यकता होती है। ठीक है, आप डेटा कलेक्शन कर लेते हैं। मतलब मैंने रिसर्च की जो अभी तक के लेक्चर ले लिए हैं, लगभग 15 लेक्चर आपके कंप्लीट हो गए। ठीक है, रिसर्च पे ही 15 लेक्चर, तो 16 वाले लेक्चर में और मैंने बहुत सारी चीजें उसमें बताई, तो कि कैसे कैसे हम समस्याओं का निर्धारण करते हैं, फिर उससे रिलेटेड साहित्य का अध्ययन करते हैं, फिर एक हाइपोथेसिस बनाते हैं, रिसर्च डिजाइनिंग बनाते हैं, फिर उसके लिए फिर उसके बाद में डेटा कलेक्शन के लिए जाते हैं और किस प्रकार के डेटा हैं, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, रिसोर्सेज क्या है, इन सब चीजों पर बात हो चुकी है। अब फाइनली क्या हुआ कि जब हम डेटा कलेक्शन की बात कर लेते हैं तो डेटा कलेक्शन के दौरान ही अब हमें जरूरत पड़ती है स्केल की। कब स्केल की जरूरत पड़ती है? जब आप डेटा रॉ मटेरियल लेकर के आते हैं और एडिटिंग करने लगते हैं। एडिटिंग एक वर्ड आता है, ये कभी कभी छात्रों उसमें भी आ जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि सीक्वेंस पूछने के लिए हमेशा एक सीक्वेंस, मतलब ये 2-4 सालों में हमेशा पूछा जाता है। तो एडिटिंग सबसे पहले क्या हो जाती है, जब डेटा लेकर आए, मान लीजिए कि रिसर्च के स्टेप्स ऑफ से रिसर्च है, अनुसंधान के कई चरण हैं, उन चरणों की बात मैं कई बार लिखा भी चुका हूँ, पीछे लेक्चर में पढ़े हुए उनको देख लीजिए, और मैंने अभी बताया भी। तो उसमें बीच में से कोई 4 स्टेप उठा करके दे दिए, या इधर से दे दिया, या इसमें से बीच बीच में करके क्रम करके ऐसे दे दिए, तो आप इस प्रश्न की प्रकृति को समझिए। देखिए यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है, हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्या है कि ये जो क्वेश्चन है ये वो कैसे घुमा करके पूछे जाएंगे ये हमें नहीं पता। ठीक, हमें क्या करना है, हमें पूरी इतनी बढ़िया प्रिपरेशन करके रखना है कि अगर हम जैसे सपोज करिए ये सीक्वेंस ना पूछ करके उन्होंने ये दे दिया, फिर ये दे दिया, ये दे दिया, बीच बीच में गैप कर दिया, तो भी हमारा सीक्वेंस 1 के बाद में ये 2 3 के बाद में 4 आएगा, 5 6 अगर गैप है तो 7 8 और फिर गैप है और उसके बाद में 10 12। तो उसी में एक स्टेप आ जाता है एडिटिंग का। कब एडिटिंग का स्टेप कब आ जाता है? जब आप रॉ मटेरियल को कलेक्ट कर लेते हैं। रॉ मटेरियल मतलब डेटा कलेक्शन कर लेते हैं। ठीक है, आपने फील्ड वगैरह सैंपलिंग करके सब कुछ चुनाव कर लिया था और आप डेटा लेकर के जब आते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है? एडिटिंग। इसको हिंदी में छात्रों संपादन कहते हैं। ठीक है, जैसे जो भी आप सामग्री लेकर के आते हैं, डेटा तथ्यों का क्या करते हैं? संपादन करने का काम करते हैं, एडिट करने का काम करते हैं। अब एक तरफ एडिट करना है आपको और दूसरी चीजें उसमें से वही डेटा लेना भी है। तो जब आप डेटा लेने जा रहे होते हैं तो भी आपको डेटा वही चाहिए जो आपके काम की चीजें, मतलब कुछ भी नहीं लेकर के आना है, तो उसी को एडिटिंग कहते हैं। मतलब आप याद रखिएगा, एडिटिंग मतलब हो गया सामग्री का संपादन, तथ्यों का संपादन करने की बात। अब जब डेटा लेकर के आ जाएंगे तब फिर क्या होता है? क्लासिफिकेशन। उनको हम क्या करेंगे? क्लासिफिकेशन, क्लासिफाइड करेंगे। तो क्लासिफिकेशन का मतलब हो गया वर्गीकरण। ठीक है, क्लासिफिकेशन करेंगे, उसको वर्गीकरण करेंगे, और वर्गीकरण करने के साथ साथ में हम उसको कोडिंग कर देंगे। ठीक है, कोडिंग, कोडिंग यानी संकेतन का काम करेंगे, उसको संकेत रूप में रखेंगे। यानी जो डेटा है
उस बड़े से ह्यूज डेटा को, सपोज करिए आपने 505 फैमिली की स्टडी कर लिया, तो 500 फैमिली को हम कैसे एक छोटे से समूह में, एक छोटे से डेटा में रखें कि ताकि हमें उसका निष्कर्ष प्राप्त हो। ठीक है, तो एडिटिंग करेंगे, देन उसको क्लासिफाइड करेंगे, देन हम उसकी कोडिंग करेंगे। ठीक है, कोडिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी संकेतन, उसको संकेत रूप में लिखने का काम करेंगे, और कोडिंग करने के बाद में फिर हम टैबुलेशन, उसको टेबल में बनाने का काम करेंगे। टैबुलेशन मतलब सारणीकरण, सारणीयन। ठीक है, तो टैबुलेशन कर देंगे, सारणीकरण करने का काम करेंगे, और टैबुलेशन करने के बाद में जब हम सारणीयन कर देते हैं, उसको सारणीबद्ध कर देते हैं, फिर उसके बाद में अब जब सारणियों में चीजें हो जाती हैं तो हम उनका इंटरप्रिटेशन करने का काम करते हैं, इंटरप्रेट करने का काम करते हैं, और उसी इंटरप्रिटेशन के दौरान कुछ माध्यम, माध्यिका या बहुलक, इन सब चीजों का प्रयोग करते हैं, या तमाम प्रकार के और भी उस पे पैमाने हैं जो सांख्यिकीय खासतौर से पैमाने हैं। ठीक है, स्टैटिकल फॉर्मूलेज उनका भी यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जरूरत पड़ती है, यानी कभी कभी तो सांख्य जो माध्य है, मीन मीडियन मोड, इनका यूज करने के बाद में भी कभी कभी कोरिलेशन वगैरह का भी पैमाने का प्रयोग किया जाता है। चूंकि डेटा जब ज्यादा होते हैं तो हमें कोरिलेट करके करना होता है, तो यानी हम फाइनली इंटरप्रिटेशन करने के लिए, सारणीयन करने के बाद में अब हम क्या करते हैं, वो स्टैटिकल डेट। तो अभी आगे चल करके जो लेक्चर होंगे छात्रों, वो स्टैटिकल पर भी बनेंगे। आज मैं इन सब चीजों को समझाने वाला हूं, मैं ये बता रहा हूं कि आप ये जरूरी क्यों है। ठीक है, इसको समझाने के लिए भी, लेकिन जरूरी क्यों है, क्योंकि एडिटिंग, क्लासिफिकेशन, कोडिंग आप कर रहे हैं, टैबुलेशन कर रहे हैं, अब आपको इंटरप्रिटेशन करना है। ठीक है, मतलब इंटरप्रिटेशन मतलब व्याख्या, क्या निकला निष्कर्ष, यानी जनरलाइजेशन जिसको कहते हैं। ठीक है, जनरलाइजेशन मतलब सामान्यीकरण। ठीक है, एक स्टेप आपको पता चल गया, तो एक स्टेप आप जा करके देखिए, एग्जामिनेशन में यही स्टेप उठा करके पूछ लिया गया। ये 4 स्टेप कई बार एग्जामिनेशन की, एडिटिंग होगा, फिर क्लासिफिकेशन होगा, फिर कोडिंग होगा, फिर टैबुलेशन होगा, और फिर इंटरप्रिटेशन या जनरलाइजेशन होगा। अब इसमें से कोई भी एक घुमा दिया, कोडिंग पहले कर दिया, एडिटिंग कोडिंग कर दिया, या कोडिंग एडिटिंग कर दिया, ठीक है, या टैबुलेशन ऊपर कर दिया, देन क्लासिफिकेशन कर दिया, तो ये आपको यहाँ पे एकदम क्लियर कट होना पड़ेगा कि एडिट करना है, क्लासिफाइड करना है, कोडिंग कर करके टैबुलेशन में लगा करके उसका इंटरप्रिटेशन करना होगा। टैबुलेशन लगने के बाद में जब टेबल बन जाती है, बिल्कुल डेटा एकदम सामने आ जाता है, तब सांख्यिकीय डेटा लगाए जाते हैं, और उस पर सांख्यिकीय मतलब जो सांख्यिकीय फार्मूले, स्टैटिकल फार्मूले, मीन मीडियन मोड, कोरिलेशन इत्यादि का प्रयोग करने के बाद में फिर हम उनका जनरलाइजेशन कर पाते हैं, इंटरप्रेट कर पाते हैं कि वास्तव में हम इधर की ओर जा रहे हैं। ठीक है, यानी जो हम ये कह लें कि जो हमारे एक जो वेरिएबल्स हैं, उन्हीं वेरिएबल्स के आधार पर ही हम पता लगा पाते हैं कि क्या वास्तव में हमारा जो हमने रखा हुआ था, जो हमने क्या रखा हुआ था, सपोज करिए कि जो हमने हाइपोथेसिस बना करके रखी थी कि ये इसमें बढ़ावा देता है, जैसे कहते हैं कि गंदी बस्तियां बाल अपराधी को बढ़ावा देती। अब गंदी बस्तियां कितना बाल अपराधी को बढ़ावा दे रही, शिक्षा जो है सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रहा है, या अगर हम उसमें कहते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग कोविड-19 को रिकवर करने में सहायता कर रहा है, तो कहां तक कर रहा है, कहां तक कर रही है, कैसे पता चलेगा। ठीक है, मतलब ऐसे केवल कहने, तो इस चीजों को पता लगाने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें एक प्रकार से एक स्केल का प्रयोग करना होता है, लेकिन ये चरण है। ठीक है, तो आज आपको ये चरण पहले पता चल गया, कई बार बात हो चुकी है, पहले भी मैं बता चुका हूँ, लेकिन एक रिवीजन कर लिया। तो छात्रों यहाँ पर एक बात आ जाती है कि स्केलिंग करना, मतलब स्केलिंग का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, प्रमापन। अब यहाँ जो मेन मकसद हो गया कि ये प्रमापन करने की बात आ गई, यानी स्केल करना है हमें, प्रमापन करना। वास्तव में प्रमापन क्यों है, ऐसे तो आपने देखा होगा कि जब हम मीटर में, लीटर में किसी चीज को मांगते हैं, लेकिन यहाँ पर सोशियोलॉजी है। ठीक है, हम बात ये सेकंड पेपर की अगर बात करें सोशियोलॉजी, या ऐसे ही हम जो सोशल साइंस के जितने भी सब्जेक्ट हैं, तो उसमें हम वैल्यूज जो होती हैं, जो भी सोशल इवेंट होती हैं, ठीक है, जो भी वेरिएबल्स हैं किसी घटना को, जैसे महंगाई बढ़ रही है तो उसके चर, विभिन्न प्रकार के चर, ठीक है, तो जो भी वैल्यूज हैं उनको हम, कोई भी घटना है तो उसमें जो भी वैल्यूज हैं, जो भी उत्तरदायी कारक हैं, जो भी चर हैं, उनका मूल्यांकन करने की व्याख्या, जो मूल्यांकनात्मक व्याख्या, ठीक है, वही प्रमापन कहलाती है। तो आप एक लाइन में अगर कहें सरल शब्दों में, कोई घटना है, कोई परिघटना है, ठीक है, उसके उत्तरदायी कारक, जो भी उत्तरदायी कारक है, रिस्पॉन्सिबल वेरिएबल्स हैं, ठीक है, किसी घटना का, क्योंकि साइंस क्या कहता है कि बिना कारण के ना तो कोई कार्य संपन्न होता है और ना कोई घटना घटित होती है। तो जो भी कारक हैं, जो भी चर हैं, वेरिएबल्स जिनको कहते हैं, उनकी मूल्यांकनात्मक व्याख्या करना ही
प्रमापन कहलाता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रमापन का मतलब क्या हो गया, स्केलिंग का मतलब क्या हो गया। अब स्केलिंग में मेन हम टॉपिक पर आ चुके हैं। ठीक है, अब स्केलिंग आपके सामने क्लियर है। तो स्केलिंग करने के लिए बहुत सारे पैमाने हैं, जैसे आपने देखा होगा लीटर, मीटर, इंच में नापते हैं, सेंटीग्रेड में, टेम्परेचर, बहुत सारी चीजें। तो आप जब रिसर्च करते हैं तो उस समय इनका तो उपयोग होता नहीं है। फिर आपके लिए कौन सा स्केल है, तो उसमें किसी विभिन्न प्रकार के पैमाने हैं। और खासतौर से एक जो डिवीजन जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया हुआ था कि 4 पैमाने 1 to 1 करके बताए गए थे, वो 4 पैमाने बड़े से। एक है एस स्मिथ। ठीक है, एस स्मिथ, इनको हम कहते हैं स्टैनले स्मिथ। ये महोदय ने 4 पैमाने दिए हुए थे छात्रों। एक सांकेतिक पैमाना दिया हुआ था जिसको हम कहते हैं नॉमिनल स्केल। ठीक है, स्टैनले स्मिथ ये साइक्लिस्ट थे, वो साइकोलॉजिकल चेक करना चाह रहे थे कि कैसे लोगों की विचारधारा या आइडियोलॉजी कैसी है। इसी चीज को उसके लिए उन्होंने क्या किया कि पैमाना बनाया हुआ था। तो उनके पैमाने को जो क्रम दिया गया था, जो सीक्वेंस दिया गया था, उसको ऑलरेडी उन्होंने 4 स्टेप में डिवाइड किया। ठीक है, तो पहला उसके द्वारा नॉमिनल स्केल इसको कहते हैं या क्लासिफैक्टरी स्केल। तो 4 क्या क्या नाम थे, इनका क्रम भी पूछा गया। तो पहला सांकेतिक पैमाना या वर्गमूलक पैमाना हो गया, दूसरा इनको क्रम सूचक पैमाना यानी ऑर्डिनल स्केल, तीसरा उन्होंने इंटरवल स्केल, और चौथा जो है आनुपातिक पैमाना या निरपेक्ष पैमाना जिसको रेशियो और एब्सोल्यूट स्केल कहते हैं। ठीक है, तो ये 4 पैमाने ये क्रम से हैं। इनके क्रम मैंने पिछली बार जो लास्ट लेक्चर है इसके पहले उसको मैंने रटाया हुआ। ठीक है, तो वहां देख लीजिएगा कैसे रटना है। देखो सबसे बड़ा प्रश्न है, आता सभी को है छात्रों, बस मेन जब एग्जामिनेशन के अंदर में बात आती है उस पर टिक करने की, तो प्रश्न बनता है कि याद कैसे होगा सर। मतलब हमें तो आ रहा है, ये चारों पता है, और जब उनका सीक्वेंस आया तो सर वो मैंने 3 सीक्वेंस सही लगाए, एक गड़बड़ कर दिया और आप बाहर हो जाते हैं। तो वहां रटाया भी है, तरीके बताए, वो तरीका से आप पीछे वाले लेक्चर को जरूर देखिएगा। तो सांकेतिक पैमाना यानी सबसे पहले ये महोदय कहते हैं, एस स्मिथ महोदय जो स्टैनले स्मिथ महोदय हैं, ये कहते हैं कि पहले हमें सांकेतिक करना होगा, संकेत में करना होगा, नॉमिनल करना होगा। इसी को वो वर्गमूलक पैमाना भी कहते हैं, यानी क्लासिफैक्टरी स्केल या नॉमिनल स्केल बोथ आर द सेम। इनको दोनों एक ही चीज कहते हैं, संकेत करो आप या उसको वर्गमूलक करो। इसका मतलब हम किसी चीज को, यहाँ पर क्या है, इसका जो मेन फंक्शन क्या हो जाता है, समानता का निर्धारण। भाई संकेत करने का मतलब हो गया जैसे मेल हमने बना दिया और फीमेल बना दिया। मान लीजिए ये मेल का साइन है, फीमेल, तो दोनों इक्विवेलेंट है यहाँ पर। ठीक है, यानी जैसे सपोज करिए कि हमने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी एक मतलब रिलीजन के आधार पर डिवीजन किया, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ सब समानता, यहाँ पर सबके पास में समानता का भाव है, बस केवल इनकी कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट है, इसलिए हमने उनको अलग अलग पार्ट में कर दिया। तो देखो जब हम कैटेगराइज करने का काम करते हैं, क्या है कि विभिन्न श्रेणियों को अगर हम वर्गीकृत करने का काम करते हैं, विभिन्न श्रेणियों को, विभिन्न कैटेगरी, डिफरेंट कैटेगरीज को अगर हम क्लासिफाइड करते हैं तो वो सांकेतिक पैमाना कहलाता है या वर्गमूलक पैमाना कहलाएगा। ठीक है, और ये छात्रों क्या होता है, यही देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यह एक प्रकार का कैसा पैमाना है। ये इंपॉर्टेंट है कि ये गुणात्मक पैमाना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये जो है क्वालिटेटिव है, ये क्वांटिटेटिव नहीं है, क्वालिटेटिव है। क्वालिटी बताने का कार्य कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसके लिए कोई विशेष पैमाना नहीं, मतलब अगर देखा जाए तो ये कोई विशेष पैमाना नहीं है, जैसे इसमें किसी क्रम वगैरह आदि का प्रयोग नहीं होता, मतलब देख, लेकिन फिर भी अगर आप देखिए कि चीजें हैं, तो अगर आप उनको कैटेगरी में जब तक नहीं करेंगे, कैटेगराइज एक विशेष प्रकार के समूह में नहीं करेंगे, तब तक आपके सामने बातें निकल करके नहीं आएंगी। जैसे सपोज करिए आप कहीं डेटा कलेक्शन करने के लिए जाते हैं, आप कोई डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं, मान लीजिए सपोज करिए कि आप फैमिली प्लानिंग का डेटा है। ठीक है, अब फैमिली प्लानिंग को लेकर के अगर मान लीजिए आप जाते हैं कि चलिए ठीक है हम इसको देखते हैं, या कोविड-19 में अगर आपने देखे कि मास्क के उपयोग को लेकर के आप एक करना चाहते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कितने लोग कर रहे हैं। ठीक है, अब आप इस डेटा को लेकर जाए तो कैसे पता चलेगा कि कौन लोग कितनी बातें माने। तो अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले उसको रूरल में और अर्बन में डिवाइड कर देंगे, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में करेंगे। जब ग्रामीणों में भी होती तो फिर से कैटेगराइज कि भाई वो मेल ज्यादा फॉलो अप कर रहे हैं या फीमेल। तो आपने देखा कि मेल तो थोड़े बहुत बाहर ग्रामीण में निकल भी रहे, फीमेल बिल्कुल एकदम अंदर में है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि आपको कैटेगराइज करना है, या यहाँ पर मेल और फीमेल को अर्बन में भी कर दिया, और इसी तरीके से मेल फीमेल है भी तो आगे चल करके उनको स्पेशल में
कि वो एजुकेटेड है या अनएजुकेटेड है, ठीक है, शिक्षित है, अशिक्षित है, शिक्षित है, अशिक्षित है, और इस तरीके से आप इसको कैटेगराइज करने का कार्य करते हैं। तो जब भी आप कैटेगराइज करें एक विशेष प्रकार के संकेत में, महिला, मेल, फीमेल या शिक्षित, अशिक्षित में, ऐसा इस तरीके से करें, एक विशेष श्रेणी में करें तो उसको सांकेतिक पैमाना कहेंगे या वर्गमूलक पैमाना कहेंगे, ठीक है। और सबसे पहले जब कोई पैमाना स्टार्ट होता है छात्रों तो यही होता है। आप जब भी डेटा लेकर के आते हैं तो सबसे पहले इसी प्रकार का क्लासिफिकेशन, जनरल क्लासिफिकेशन करते हैं, मतलब जो है उसको बांटते हैं। जैसे धार्मिक समुदाय को लेकर के चले, परिवार को लेकर के चले, कुछ भी लेकर चल रहे हैं तो आप उसको विशेष कैटेगरी में उसको डिवाइड करने का काम करते हैं। जैसे धर्म के आधार पर दो, जैनिज्म हो गए, बुद्धिज्म, सिखिज्म हो गया, ठीक है, क्रिश्चियन हो गए, इस्लाम और हिंदू, ठीक है। तो इस तरीके से डिवीजन हो गया, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, यानी जो सांकेतिक पैमाना या वर्गमूलक पैमाना है ये छात्रों कैसा पैमाना हो जाएगा, गुणात्मक यानी क्वालिटेटिव होगा। बाकी के बाद में, ठीक है, जो एसएस स्टैनले महोदय हैं, ठीक है, स्टैनले स्मिथ महोदय, ठीक है, ये बाकी के जो पैमाने हैं, ठीक है, जो स्टैनले स्मिथ स्टीवेंस करके नाम इनका है, स्टैनले स्मिथ स्टीवेंस, ठीक है, इनका पूरा नाम ऐसे लिख लीजिए यहाँ पे ताकि आपको ध्यान रहे, ठीक है, स्टैनले स्मिथ और स्टैनले, लास्ट वाले लेक्चर में है भी स्टैनले स्मिथ और स्टीवेंस, ठीक है, स्टैनले स्मिथ स्टीवेंस। तो स्टीवेंस के नाम से फेमस है, वैसे ही एसएस स्टीवेंस लिखा रहता है। तो ये इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहले इसको इस पार्ट में डिवाइड किया, और यही एक कैसा है, गुणात्मक पैमाना है। बाकी के जितने भी पैमाने होंगे, जितने भी स्केल हैं, वो स्केल किस प्रकार के दिए गए हैं, वो सब क्वालिटेटिव की जगह पर क्वांटिटेटिव है, यानी मात्रात्मक है। यही एक गुणात्मक था, बाकी मात्रात्मक। आइए सेकंड नंबर पर देखते हैं इनका, कि आपने कैटेगराइज कर लिया अपने डेटा को, इस तरीके से कैटेगराइज करने के बाद में फिर अगले स्टेप पर क्या क्या करते हैं। अब आप क्रम सूचक पैमाना लगाते हैं, क्रम लगाने का काम करते हैं, जिसको हम कहते हैं ऑर्डिनल स्केल। तो इंग्लिश में इसके लिए टर्म दिया गया है जिसको हम कहते हैं ऑर्डिनल स्केल। तो ऑर्डिनल स्केल का मतलब ये हो गया क्रम लगाना है। क्रम का मतलब हो गया कि कोई चीज ज्यादा है या कम है इसका निर्धारण करना होता है। इसकी मेन विशेषता क्या होती है, ज्यादा या कम, ठीक है, कौन ज्यादा है या कम की मात्रा में, उनको क्रम से लगाने की बात, ठीक है। अभी तक सांकेतिक में था सभी बराबर, जैसे रिलीजन की अगर हम बात करें सब बराबर है, ठीक है, यहाँ जैन, बुद्ध, सिख, ईसाई, मुस्लिम और हिंदू सब बराबर। लेकिन जब हम कहें कि किनकी संख्या ज्यादा है फिर किनकी संख्या कम है, तो ये क्या हो जाएगा, क्रम सूचक पैमाने का प्रयोग होगा। तो अब आप जब प्रश्न पूछा जाएगा तो आप उसको दिमाग में बिल्कुल रखिएगा। और इंग्लिश वाले भी और हिंदी वाले, इसलिए दोनों चीजों को देखो, ये सब ऐसे चैप्टर होते हैं छात्रों, या कुल मिलाकर के जो शिक्षा की पद्धति ही ऐसी है कि आपको इंग्लिश टाइप में पढ़ना है, इंग्लिश के साथ साथ में हिंदी को भी लेकर के चलना होता है, या इंग्लिश हिंदी के साथ में भी इंग्लिश को भी पढ़ना होता है। तो जब विभिन्न श्रेणियों को उनके किसी भी क्रम में हम लगा रहे हैं, ज्यादा कम के भाव में लगा रहे हैं, अच्छा बुरा के भाव में लगाएं, इसमें डिवीजन करें, तो क्या होता है, जैसे सपोज करिए अगर हम कह दें कि क्या आप कोई भी चीजें हैं, मान लीजिए अगर एक कहा गया कि शराबबंदी को आप, जो ये शराबबंदी की गई थी इसको आप बहुत पसंद करते हैं, मान लीजिए शराब को बंद कर दिया गया, ठीक है, बिहार के अंदर में बंद कर दिया गया ऐसे। अब आप इसको बहुत पसंद करते हैं, फिर कहा जाए नहीं भाई पसंद करते हैं, या कह दिया जाए ना पसंद करते हैं, या आप इन चीजों से घृणा करते हैं, चार चीजें हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एक क्रम सूचक पैमाना, या आप किसी चीज को, मतलब मान लीजिए सपोज करिए कि फैमिली प्लानिंग के ये तरीका है, आप पसंद करते हैं, बहुत पसंद करते हैं, कि ना पसंद करते हैं, या इन सब चीजों से घृणा करते हैं। तो ये क्या हुआ, ये अच्छे से बुरे के क्रम में, कम से ज्यादा के क्रम में जब हम करते हैं तो इसको ऑर्डिनल स्केल कहते हैं। इसी को छात्रों लिकर्ट पैमाना भी कहा जाता है। आगे हम इनके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हम एसएस जो स्टीवेंस हैं इनके पैमानों की बात कर रहे हैं इसलिए। तो लिकर्ट पैमाना भी बिल्कुल इसी की तरीके से। अब यहाँ विद्यार्थियों को एक ऐसा मतलब एक लग सकता है कि सर लिकर्ट पैमाना और क्रम सूचक पैमाना दोनों एक साथ में आ गया तो फिर हम क्या करेंगे, ठीक है। तो जब हम क्रम के रूप में पूछेंगे तो क्रम के रूप में तो हम क्रम सूचक पैमाना, लेकिन जब लिकर्ट के रूप में अगर डायरेक्ट आता है तो वो डायरेक्ट पूछता है कि लिकर्ट पैमाना किससे संबंधित है, वो ये पूछा जाता है, तब वो छात्रों वहां पर मनोवृत्ति, ठीक है, जो टेंडेंसी होती है वो लिखा रहेगा। तो लिकर्ट पैमाना यानी टेंडेंसी, इसका जो क्वेश्चन आता है वो इस तरीके से लिख करके आता है कि क्रम सूचक पैमाना। तो इसका मतलब अगर कभी आ जाए कि ये इसमें से कौन कौन सा है, तो अगर वो ऑप्शन देगा तो क्रम सूचक भी हो जाएगा एज वेल एज लिकर्ट पैमाना, क्योंकि क्रम सूचक पैमाने का ही एक पार्ट लिकर्ट पैमाना भी है, क्योंकि लिकर्ट पैमाने में भी मनोवृत्तियों की जांच की जा रही है।
यहां भी अगर आप देखिए क्रम लगा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, मनोवृत्तियों की जांच कर रहे हैं, आप मनोवृत्तियों की जांच कर रहे हैं। तो भाई देखो सोशियोलॉजी जैसा सब्जेक्ट है, वहां पर आपको मनोवृत्ति ही जानना है। लेकिन सपोज करिए और कोई सोशल साइंस हो, इकोनॉमिक्स हो सपोज करिए, ठीक है, तो अगर इकोनॉमिक्स है तो वहां पर क्या होगा, वहां पर कम या ज्यादा, तो वहां पर तो मनोवृत्ति है नहीं, ठीक है, लेकिन वहां क्रम है, वहां क्रम है। डेमोग्राफी की बात हो जाए, जनसंख्या की बात हो जाए, तो वहां पर क्रम तो है, ठीक है, क्योंकि मैंने बता दिया कि भाई किसकी संख्या ज्यादा है, हिंदू ज्यादा है, फिर मुस्लिम है, ईसाई है, इस तरीके से। लेकिन वहां क्रम सूचक है, लेकिन वहां पर क्या मनोवृत्ति की बात है, नहीं है। लेकिन अगर वो डायरेक्ट कोई बात किया जाए, कम पसंद, ज्यादा पसंद, बहुत पसंद, ना पसंद, घृणा, ये क्या हो गया, लिकट पैमाना भी हो गया। तो अब आपको दोनों में अंतर समझ में आया। अगर किसी विद्यार्थी को भाई ना समझ में आया करे कोई चीज, तो छोटी सी एक गुजारिश है कि आप इसमें नीचे कमेंट बॉक्स है उसमें लिखें। ऐसे मतलब थोड़ा पढ़ाने में ज्यादा टाइम भी लग जाता है, लेकिन आप लोगों का बड़ा सहयोग है और बड़ा ही सहयोगात्मक रवैया है, और आप लोग पसंद भी करते हैं, इसलिए मैं थोड़ा देर तक आसानी से उसको पढ़ाता हूँ, ताकि वो बातें बिल्कुल दिमाग में फिट कर जाए, कहीं से कुछ ना बचे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर है कि क्रम सूचक पैमाना बिल्कुल फिट हो गया कि क्रम और मनोवृत्ति, जब केवल मनोवृत्ति की बात होगी तब हम लिकट कहेंगे। लेकिन क्रम का मतलब उसमें मनोवृत्तियों का भी क्रम हो सकता है, और साथ ही साथ में अन्य चीजों का भी क्रम हो सकता है, ज्यादा और कम हो सकता है, ठीक है। तो केवल मनोवृत्ति की बात रहेगी तभी लिकट पैमाना रहेगा। यानी लिकट पैमाना ये जो है, जो लिकट स्केल है, इट इज द पार्ट ऑफ ऑर्डिनल स्केल, ठीक है। इसको हम क्रम सूचक पैमाने का ही एक भाग कहेंगे। अब देखिए यहां पर आ रहा है तीसरे नंबर पर, इसको हम अंतर्वर्ती पैमाना कहते हैं, ठीक है। इंटरवल, अंतर्वर्ती का मतलब क्या होता है, इसको हम इंटरवल स्केल कहते हैं, अंतर्वर्ती पैमाना। अब देखो अंतर्वर्ती पैमाने की बात की जाए कि इसमें अंतराल की समानता के निर्धारण करते हैं। भाई इतने से इतने अंतराल वाले इतने हैं, इतने से इतने अंतराल वाले रहते हैं। मतलब जब हम घटते या बढ़ते क्रम में एक निश्चित अंतराल पर विभाजन करते हैं, कभी कभी क्या होता है, इतने से इतने वाले, इतने से इतने वाले, 10-10 का अंतराल कर लिए, हमने कह दिया 10 से 15 आय वर्ग वाले बच्चे, ठीक है, आयु वर्ग वाले बच्चे। अब 10 से 15 आयु के कितने बच्चे हैं, ठीक है, या हम 10 से 15,000 आय वाले भी कहते हैं, आयु की जगह पर आय वाले भी, कि 10 से 15,000 वाले भारत में कितने, 15 से 20,000 वाले कितने, 25 से 30,000 वाले कर, या हम 75 से 80% आने वाले विद्यार्थी, जैसे आपने देखा होगा कि हमारा जो ऑल ओवर इंडिया टेस्ट सीरीज होता है, जिसमें टॉप है तो 100 से ज्यादा स्टूडेंट मतलब टेस्ट सीरीज के अंदर में पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन अब उस 100 में से भी जो टॉप 20 आते हैं छात्रों, तो टॉप 20 किसको रखा जाता है, मान के चलिए कि टॉप 20 वाले लगभग 80% के आसपास में, 75 to 80% के आसपास में आने लगते हैं, ठीक है। तो 80% से 75 to 80% आने वाले विद्यार्थी, तो इसका मतलब हमने इंटरवल दे दिया कि चलो भाई मतलब जो है हमने डिवाइड कर दिया कि 50 to 60 ये विद्यार्थी अलग हैं, 60 to 70 ये विद्यार्थी अलग हैं, 70 to 80 अलग डिफरेंट है, और 80 प्लस वाले विद्यार्थी इनको कोई रोक नहीं सकता। अगर लगातार टेस्ट के अंदर में 80 प्लस है तो कोई रोक नहीं सकता। और बिल्कुल देखिए तमाम विद्यार्थी आपके सामने आते हैं और आप भी आ सकते हैं, निश्चित। कैसे आ रहे हैं, कैसे क्या हो रहा है, वो सब आपको, ये सब रिसर्च का विषय वस्तु है आपके, ठीक है, आपको रिसर्च भी करना होगा। तो चलिए अनुपात की समानता का निर्धारण की बात की जा रही है, अनुपातिक। तो भाई अंतर्वर्ती पैमाना आपको समझ में आ गया होगा कि जब हम किसी चीज को मतलब क्या करें कि जब हम देखा जाए तो ये सब सारे पैमाने क्यों परिमाणात्मक, क्योंकि यहाँ पर एक परिमाण दिया गया है, 10 से 15, 75 से 85, 60 से 65, ये सब क्या है, ये सब कहीं ना कहीं परिमाण है, ये मूल्य की बात नहीं है। अगर मूल्य की बात की जा रही है, यानी क्वालिटी की बात की जा रही है, तो वो सांकेतिक पैमाने तक जहां कैटेगराइज किया गया। बाकी यहाँ पर भी आप देखिए क्रम भी, तो ज्यादा और कम का भाव आ गया, यानी आपका क्वालिटेटिव की जगह पर क्वांटिटेटिव आ गया, यहां भी क्वांटिटी की बात आ गई। और तीसरा जो लास्ट में कुछ आ जाते हैं उनको हम कहते हैं 4th नंबर पे आनुपातिक पैमाना, ठीक है। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी समझ लेते हैं कि आनुपातिक पैमाने की पैमाने, और आनुपातिक पैमाने को जो रेशियो स्केल है इसी को ही हम निरपेक्ष पैमाना भी कहते हैं, एब्सोल्यूट स्केल कहते हैं। देखिए छात्रों ये जो एनटीए नेट है, यहां मैंने देखा कि आपको आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता। कैसे गलत हो गया भाई, रेशियो स्केल नाम दे दिया, आप अच्छे से तुरंत कर देंगे कि कोई भी दो चर हैं, कोई दो वैल्यूज हैं, उनके अनुपात के आधार पर, जैसे सपोज करिए कि आपने रेशियो निकाला, लिंग अनुपात, जेंडर, मान लीजिए आपने देखा कि सेक्स रेशियो निकालना है, तो भारत में 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो उपलब्धि है वो कितनी है, उनकी जो संख्या है 943, ठीक है। अब ये तो आप तुरंत कर ले जाएंगे, इसको तो तुरंत आप बता ले जाएंगे, ठीक है, कि मतलब ये आनुपातिक पैमाना है, ठीक है।
लेकिन अगर इसी को नाम अगर वो निरपेक्ष पैमाना कह करके देते, ठीक है, हिंदी में, हिंदी भाषी विद्यार्थियों के लिए, तो वो कहीं ना कहीं इस पर तुरंत कंफ्यूज होगा और किसी भी सूरत में लिंगानुपात को निरपेक्ष पैमाने के अंतर्गत नहीं रखेंगे। या इंग्लिश वाले भी अगर एब्सोल्यूट स्केल दे दे तो वहां पर फंस जाएंगे। तो छात्रों, एब्सोल्यूट मतलब होगा किसी एक पर्टिकुलर, किसी एक विशेष दो चर हैं और उन चरों के मध्य में क्या अनुपात बन रहा है, क्या रेशियो बन रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, उसको निरपेक्ष या ये मतलब जो है आनुपातिक पैमाना कहने की बात आ जाती है। ठीक है, तो आनुपातिक पैमाना, निरपेक्ष पैमाना इसको कहते हैं। तो लिंगानुपात क्या है, अब सब क्वेश्चन बनेगा इस पे, लिंगानुपात को हम किसके अंतर्गत रख सकते हैं, तो भाई आनुपातिक पैमाना रख सकते हैं। जैसे हम कहते हैं कि इतने से इतने आय वर्ग वाले या इतने से इतने जो मान लिया बहुलक को हम किसके अंतर्गत रख रहे हैं, तो बहुलक देखा जाए इतने इतने के बीच में अगर आ रहा है तो अंतर्वर्ती पैमाना, एक इंटरवल स्केल के रूप में, क्रम सूचक के रूप में अगर रख दें कि जो सपोज करिए अगर हम क्रम के अंतर्गत कुछ रख दें, कम ज्यादा है नापसंद, इस तरीके से ऐसा कुछ रखते हैं वहां पर, तो वो हम तुरंत समझ जाएंगे, उसको ऑर्डिनल स्केल क्रम सूचक कहते हैं। और या अगर हम उनको शिक्षित, अशिक्षित, महिला, पुरुष इस प्रकार से कैटेगराइज करने का काम करते हैं तो वो वर्ग मूलक पैमाना यानी क्लासिफैक्टरी या नॉमिनल स्केल आ जाते हैं। तो बेसिकली जब हम अपने रॉ मटेरियल को इकट्ठा करने जाते हैं छात्रों, ठीक है, तो पैमाने का प्रयोग करते हैं, तो वहां पर इसी प्रकार के पैमानों का प्रयोग किया जाता है प्रथम दृष्टया। लेकिन इसके अलावा भी कुछ अन्य महत्वपूर्ण पैमाने हैं जो प्रयोग किए जाते हैं। तो आइए हम लोग उनको भी इसी लेक्चर में देख लेते हैं। ठीक है, ज्यादा समय नहीं, 5 से 6 मिनट के अंदर में इस बात को कर करके इस लेक्चर को यहीं पे फिनिश किया जाएगा। आप अच्छे से देखिए, ठीक है, क्योंकि देखिए जो भी, एक तो ये ज्ञान की कोई सीमा नहीं है छात्रों, आप चाहे जितना इसमें डीप में पढ़ते जाइए, लेकिन आपको सिर्फ क्वेश्चन निकल जाए, क्योंकि जो आप क्वेश्चन पेपर करने जा रहे हैं वहां क्वेश्चन भी सामने है और आंसर भी सामने है। बस केवल अंडरस्टैंडिंग आपकी है तो बस सिर्फ लगा देना, टिक मार देना कि भाई देखो ये वाला आंसर इसका हो जाएगा, क्योंकि कारण है इसमें ये। ठीक, थोड़ा सा एलिमिनेट करने की कैपेसिटी आपके अंदर होना चाहिए। पेपर बहुत टफ नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा एलिमिनेशन, बस कंपैरेटिव स्टडी। तो मैंने क्यों किया कि ये पढ़ाने के बाद में तुरंत ही चाहता मैं इस पे अपना बंद कर सकता हूँ, लेकिन फिर मैं, क्योंकि वो कंपैरेटिव स्टडी के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो दूसरे नंबर पे देखिए कुछ अन्य पैमाने क्या है कि पॉइंट या अंक पैमाना। अब कभी कभी आप पॉइंट की बात करते हैं, पॉइंट बनाने का काम करते हैं या पॉइंट स्केल का यूज करते हैं। अब जब बात आती है कि पॉइंट स्केल, तो छात्रों यहां पर जो बात आ जाती है वो आ जाती है कि हम कैसे समझेंगे पॉइंट या अंक है। जैसे सपोज करिए कि आप जब क्वेश्चनर बनाते हैं अपना, ठीक है, प्रश्नावली एक बनाने का काम करते हैं, या इंटरव्यू शेड्यूल जब बनाते हैं और लेकर के फील्ड में जब जाते हैं आप, तो इंटरव्यू शेड्यूल के अंदर में आपने कभी कभी प्रश्न बनाते हैं कि आप क्या पसंद करते हैं। ठीक है, जैसे सपोज करिए मान लीजिए कि बना दिया गया कि लॉकडाउन में आप क्या बनाना पसंद करते हैं, क्या बनाना पसंद करते हैं, मतलब क्या करना पसंद करते हैं। तो उसमें नाच गाना आ गया, डांस करना आ गया, मान लीजिए सपोज करिए जिम करना आ गया, टीवी देखना आ गया, ये धार्मिक सत्संग सुनना, मतलब ये सब सारी, या फोन पे गप्पे मारना, बात करना, या मतलब जो कुछ भी है। तो अब आपसे मान लीजिए सपोज कहा गया, तो अब आप क्या है, अब आप हर चीज में भजन सुना, टीवी पे ये देखा, वो देखा, ये देखा, और ये सब पर क्या, तो हमने क्या किया, आपकी टेंडेंसी पता कर ली कि आप क्या है, रिलीजियस टाइप के व्यक्ति हैं। हमने देखा कि आप एजुकेशनल वेबिनार को ज्वाइन कर रहे हैं, फिर ये इस तरीके से ये काम किया, उसके बाद में यहाँ पर बात किया, या कुछ पुस्तकें लिखी या कोई लेख लिखा, तो हम कहते हैं एकेडमिक क्षेत्र से। ठीक है, मतलब ये होता है कि जब आप एक क्वेश्चन लिखते हो उसके कई पॉइंट विकल्प को दे देते हैं और कहते हैं कि आपने ये इसमें से कौन सा, मतलब आप किस पे सहमत हैं और किस में असहमत हैं। ठीक है, तो उसको हम इस प्रकार के पैमाने को पॉइंट या अंक पैमाना, आपने कितने नंबर दिए, कितना अंक किया, ठीक है, इससे हम आपकी मनोवृत्तियों की जो मनोभाव है उनकी टेंडेंसी को नापने का काम करते हैं कि उनकी इंटेंसिटी कितनी है। ठीक है, इसको हम पॉइंट पैमाना कहेंगे। तो क्लियर हो गया होगा छात्रों कि जब भी हम कभी एक क्वेश्चन करें और उस क्वेश्चन के कई ऑप्शन दे दें, ठीक है, और उसमें आपकी सहमति या असहमति को चेक करने की, या तीव्र असहमति या अनसहमति को चेक करें, तो उसको हम पॉइंट या अंक पैमाना कहते हैं कि आपने कितने पॉइंट दिए। ठीक है, तो इसके भी माध्यम से एक कभी कभी हम पॉइंट या अंक पैमाने का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, मतलब उसके माध्यम से पॉइंट हम खुद ही दे करके रखें, ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल ना रहे। ठीक है, कि मतलब आप कुछ भी बोले, आपके सामने बाकायदे आप जैसे कहते हैं इन्हीं 4 विकल्पों में से यथेष्ट आंसर जब आपको देना रहे तो आपको उसको हम पॉइंट या अंक पैमाना। जैसे आपसे कहा जाए आप क्या पसंद करते हैं, तो हो सकता है लॉकडाउन में आप कुछ और पसंद करते हो लेकिन आपके सामने विकल्प दिया जाए कि यही है और इसमें से क्या करते हैं, तो उसको हम पॉइंट या अंक पैमाना कहेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें किसी विशेष
रुचि को जानना होगा तो उसी प्रकार के प्रश्न, उसी प्रकार के विकल्प हम रखेंगे। कोई और भी विकल्प हो सकता है लेकिन उसे हमने नहीं रखा क्योंकि वो अनुसंधानकर्ता की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर निर्धारण पैमाना कभी कभी आ जाता है। ठीक है, तो जब भी एक मतलब पॉइंट स्केल के बाद में जब भी निर्धारण पैमाना आ जाता है, रेटिंग करने का काम आप देखते होंगे कि आजकल इसका उपयोग तो बहुत ज्यादा है। ठीक है, तब आप एक कोचिंग पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, रेट करते हैं। सबसे पहले गए और तुरंत आपने देखा कि भाई कितने लोगों ने देखा, स्केल मतलब ये किया। तो चलो भाई रेटिंग की बात आ गई तो मैं एक चीज आप लोगों से छोटी सी गुजारिश, हमने देखा कि चैनल पर तकरीबन कभी कभी कुछ तो ऐसी वीडियो जो 50,000 से भी ज्यादा भी हुए हैं। ठीक है, मोर देन 50,000 लोग 55,000 ऐसे देख लिए, कुछ को कुछ हजारों की संख्या में। लेकिन जब बात आती है लाइक करने की तो उसपे पता लगता है 100 लोग लाइक किए। ठीक है, बाकी लोग क्या है कि बस भाई पढ़े, अच्छा भी लगा, भूल के चले गए। भाई देखो, जब कोई आदमी आपके लिए कुछ कार्य कर रहा है तो आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक, लेकिन क्या कर सकते हैं, अगर अच्छा कर रहा है तो आप एक लाइक कर सकते हैं कि नहीं मुझे अच्छा लगा, नहीं अगर अच्छा लग रहा है तो डिसलाइक भी तो कर सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ करें जरूर। न्यूट्रल रहने से बेहतर है कि अगर अच्छा लगे तो लाइक, नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक, ये बहुत जरूरी है। इससे क्या होता है कि सुधार आता है और लोगों के अंदर में सुधार भी आता है, प्रोत्साहन भी मिलता है, जिससे प्रोत्साहन के माध्यम से भी व्यक्ति और मेहनत करने लगता है, या अगर गलत होता है तो व्यक्ति सुधारने की कोशिश करता है। ये बहुत जरूरी है। मतलब आप एक शिक्षक बनने के लिए जा रहे हैं और अगर आप मूल्यांकन नहीं करते, छात्रों मूल्यांकन अगर नहीं करना आता तो शिक्षक कैसे बनेंगे। इसीलिए जरूर लाइक और मतलब एक इंकरेज करना ये आपका एक नैतिक मोरल ड्यूटी है। ठीक है, इंकरेज करिए, लाइक करिए भाई। ठीक है, चलिए तो थोड़ी सी अपनी बात कभी कभी हो जाती है, लेकिन आप इसको देखो तो निर्धारण पैमाना का मतलब हो गया रेटिंग, रेट करना। आप होटल से लेकर जितनी भी चीजें होती हैं, आप देखिए जो भी अमेजॉन हो गया या तमाम प्रकार की जो भी कंपनियां हैं, ठीक है, ई कंपनियां हैं, उन कंपनियों में आप देखिए, ई बिजनेस कंपनियों में क्या है कि पूरा रेटिंग का काम है। आप कोई टेलीविजन खरीदने जा रहे हैं तो सबसे पहले उसकी रेटिंग देखने का कार्य करते हैं। अब जो रेटिंग होती है छात्रों, वो कई प्रकार से बेसिकली रेटिंग हो सकती है। जब भी रेटिंग की हम बात करते हैं तो कभी कभी उसकी जांच सूची को लेकर के हो सकती है, श्रेणी को लेकर के, कैटेगरी को लेकर के, मतलब रेटिंग विभिन्न प्रकार की हो सकती है। लेकिन इस रेटिंग के जितनी भी कैटेगरी हैं उसमें मेन जो आपसे पूछा जा सकता है उसमें 3 ही पैमाने आते हैं। एक थर्स्टन, ठीक है, थर्स्टन, THURS, ट्यून, थर्स्टन। तो थर्स्टन स्केल, ठीक है, ये थर्स्टन का ये सम अंतर्वर्ती यानी इंटरवल स्केल आ जाता है, या अंतर्वर्ती विधि पैमाना एक इनका है। एक है लिकर्ट स्केल, ठीक है, वही मैंने जो अभी बात किया था 1932 के अंदर में मनोवृत्तियों की माप हेतु उन्होंने प्रयोग किया हुआ था, जिसको हम लिकर्ट स्केल कहेंगे। ठीक है, और तीसरा एक गटमैन पैमाना, ये 1944 के अंदर में यूज हुआ था, तो गटमैन। तो 3 पैमाने यहाँ पर आ गए। ठीक है, एक आ गया थर्स्टन, यानी थर्स्टन पैमाने की बात की जाए तो लगभग 1920 के आसपास में इसका प्रयोग हुआ। तो यहाँ पर छात्रों 3-4 पैमाने आपके पास में आ गए कि थर्स्टन पैमाना 1932 के आसपास में, लिकर्ट पैमाना और फिर गटमैन पैमाना आ गए। अब इन दोनों पैमानों में कभी कभी क्वेश्चन पूछ ले कि ये है क्या, तो थर्स्टन महोदय और लिकर्ट महोदय ने क्या किया, ये मल्टी डायमेंशनल पैमाने का प्रयोग करते थे। मल्टी डायमेंशनल मतलब हो गया जिसमें बहुत सारे आयाम। आपने देखा होगा कि जब एक टेलीविजन लाते हैं तो उसमें विजुअल क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी, मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी, मतलब बहुत सारी चीजें। तो जब बहुत सारी चीजों को एक साथ रख करके और भिन्न भिन्न लोग कहते हैं तो वो जो पैमाना हो जाता है वो बहुआयामी पैमाना होता है। ठीक है, बहुआयामी पैमाना के नाम से जाना जाता है। और इसमें मनोवृत्तियों जो LL थर्स्टन महोदय हैं, इनका नाम LL थर्स्टन, तो LL थर्स्टन महोदय ने क्या किया था कि सबसे पहले मनोवृत्तियों को जानने के लिए, ठीक है, मनोवृत्तियों को कि इक्वल मनोवृत्तियां किसकी किसकी, सम मनोवृत्तियां कि किसकी किसकी मनोवृत्तियां एक जैसी हैं। ठीक है, तो उन चीज को पता लगाने के लिए, समान मनोवृत्ति का पता लगाने के लिए, समान मनोवृत्तियों का पता लगाने के लिए कि किसकी किसकी जो विचार है, आइडियोलॉजी है, वो एक जैसे मिलती है। जैसे सपोज करिए छात्रों, विचार और आइडियोलॉजी के आप फेसबुक पे देखिए, कोई इवेंट, कोई पोस्ट की गई, अब आपने लाइक किया, आपने लाइक किया, आपने लाइक किया, ठीक, फिर एक पोस्ट की गई, आपने नहीं लाइक किया, इन्होंने लाइक नहीं किया, तो इससे क्या है, अब आप इसी के माध्यम से कितने लोगों ने इसको लाइक किया, कितने लोगों ने इसको नहीं लाइक किया, इसी आधार पर आप क्या करते हैं,
आप जो है उसको उसकी विचारधारा, उसकी आइडियोलॉजी को, उसकी मनोवृत्ति को पता लगाने का काम करते हैं। तो देखिए जब मल्टी डायमेंशनल हो, ठीक है, लेकिन थर्स्टीन पैमाना और लिकर्ट पैमाने में फिर अंतर क्या होगा, वहां भी मनोवृत्ति का हम पता लगा रहे हैं और यहां भी मनोवृत्ति का पता लगा रहे हैं, फिर दोनों में अंतर क्या। प्रश्न तो सबसे बड़ा यही है कि फिर दोनों में अंतर क्या है। देखो जब विभिन्न मनोवृत्तियों को भिन्न भिन्न आधार पर, डिफरेंट आधार पर करते हैं, ठीक है, कि मनोवृत्तियां हैं, तो वहां पर मनोवृत्तियों में अंतर जा रहा है, मतलब ये इसकी ओर जा रहा है या इसकी ओर, तो फिर वो लिकर्ट पैमाना हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब उस मनोवृत्तियों के आधार पे इस बात को निकालने का पता लगाया जाए कि अमुक गुण को कितने लोग पसंद करते हैं, यानी इसीलिए इसका नाम सम अंतर्वर्ती, ठीक है, यानी कि आप इतने से इतने के बीच में ही कोई चीज पसंद करते हैं, ठीक है, इतने से इतने के बीच में, ठीक है, तब वो थर्स्टन पैमाना हो जाएगा। यानी थर्स्टन पैमाने का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए सपोज करिए कि किसी चीज को लाइक और डिसलाइक की बात की जाए, ठीक है, तो कितने लोग ऐसे हैं कि जो इसको लाइक करते हैं सिर्फ इसकी बात, मतलब कितने लोगों का विचार समान है, समानता का पता लगाने के लिए अगर किया जाए तो वो थर्स्टन पैमाना होगा। और जब ये मनोवृत्ति की कितने लोगों की मनोवृत्तियां ऐसी हैं, यानी समानता की जगह पर कंपैरेटिव मनोवृत्ति का अध्ययन, मतलब तुलनात्मक मनोवृत्ति का अध्ययन अगर किया जाएगा तो वो कैसा पैमाना हो जाएगा, उसको हम लिकर्ट पैमाना कहेंगे, ठीक है। तुलनात्मक मतलब हो गया जैसे कोई भी त्योहार है, मैंने अभी आपको बताया भी था कि अगर हम शराबबंदी को लेकर के सहमत हैं, असहमत हैं, विरोध कर रहे हैं, नहीं होना चाहिए, इस प्रकार की चीजें कंपैरेटिव जब हम उसमें निकालें, उसी मनोवृत्ति की कंपैरेटिव स्टडी करें तो वो लिकर्ट पैमाना कहलाएगा। और जबकि वहीं पर अगर हम सीधा सीधा इस मनोवृत्ति से मेल, जैसे मैंने कह दिया कि ये जो विचारक हैं वो विचारक सपोज करिए सेकुलर विचारधारा के हैं, ठीक है, तो अगर सेकुलरिज्म उनके अंदर में है तो ये सभी सेकुलर विचारधारा से प्रेरित हैं, तो ये थर्स्टन पैमाना होगा। इस बात का पता लगाने के लिए जैसे कह दिया जाए ये देशभक्ति से ओतप्रोत है, तो कितने लोग देशभक्ति, मात्र देशभक्ति से ओतप्रोत है, तो उसको थर्स्टन पैमाना के अंतर्गत, क्योंकि वहां समानता का भाव है। अब हम लोग तीसरे नंबर पर गटमैन पैमाने की बात करेंगे, ठीक है, गटमैन पैमाने के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो छात्रों गटमैन जो पैमाना है, इसमें जो सबसे, इसको हम स्केलोग्राम भी कहते हैं, ठीक है, इसको स्केलोग्राम, तो स्केलोग्राम एनालिसिस भी कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, इस पे क्वेश्चन बन सकता है। स्केलोग्राम एनालिसिस यानी जिसको हम कहते हैं गटमैन पैमाना। एक्चुअल में थर्स्टन पैमाना और लिकर्ट पैमाने का इन्होंने कहा कि व्यक्ति की जो मनोवृत्ति होती है वो एक मनोवृत्ति दूसरी मनोवृत्ति से मिलती जुलती है, यानी इनका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट कहते हैं कि एक मनोवृत्ति दूसरी मनोवृत्ति से मिलती जुलती है, ठीक है, वो डिफरेंट नहीं करती। जैसे अब आप देखिए, मतलब यहाँ पर हम बात करें, जैसे सपोज करिए कि मान लीजिए कोविड-19 के महामारी के दौर में आपकी विचारधारा, यहाँ पर सभी लोगों की विचारधारा, भिन्न भिन्न लोगों की विचारधारा। अब सपोज करिए एक विचारक ये कह रहा है कि भाई हमारे लिए इकोनॉमी महत्वपूर्ण है, जिसको बचना होगा वो बचेगा और जिसको नहीं बचना होगा नहीं बचे। लेकिन एक व्यक्ति कह रहा है नहीं, जन रक्षा जरूरी है, इकोनॉमी जरूरी नहीं है। तो मतलब पहली बात तो डिफरेंट यहाँ पर क्लियर हो गया कि ये हो गया। अब ज्यादातर लोग, मैंने बताया कि 90%, मोर देन 90 क्या 99% ऐसे होंगे जो कहेंगे कि नहीं भैया जन को बताना है, मतलब पॉपुलेशन को बचा के रखना है, अपनी जनता को बचा के रखना है, इकोनॉमी ठीक है आगे पीछे सही कर लीजिएगा सपोज के। लेकिन इस 99 में भी डिफरेंट प्रकार की मनोवृत्ति है, तो ये कहते हैं कि ये जो मिला जुला रूप होता है, ये भिन्न भिन्न, अगर हम मनोवृत्तियों की, विभिन्न प्रकार की मनोवृत्तियों की जांच करने की बात करेंगे तो वहां कंफ्यूजन होगा। क्यों? क्या इकोनॉमी, व्यक्ति बचा हुआ तो इकोनॉमी नहीं कर रहा है, कह रहा है ठीक है सबकी, अगर कह दिया जाए कि सभी शिक्षकों की सैलरी बंद कर दी जाएगी बिल्कुल, तो क्या उनको पसंद होगा? फिर वो कहेंगे कोविड-19 चले चाहे कुछ भी, लेकिन सैलरी नहीं रुकनी चाहिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि विचारधारा सिर्फ एक पे कंसंट्रेट करिए। ये कहते हैं गटमैन पैमाना स्केलो कि आप एक ही मनोवृत्ति के, मतलब एक व्यू के इर्द गिर्द जितनी चीजें हैं उनको कंसंट्रेट करिए। विभिन्न प्रकार की मनोवृत्तियों का कंपैरेटिव स्टडी करने के बाद में चीजें निकल करके सामने नहीं आ पाती हैं। मतलब अब यहां पर अगर आप देख लिया गया कि कोविड-19 के प्रसार में मान लीजिए कि वो प्रसारण ना हो पाए और इसको प्रिवेंट किया जाए, इसके लिए आप क्या करते हैं? तो भाई लोगों ने कहा, 99% लोगों ने कहा नहीं ठीक है हम इकोनॉमी नहीं जनता को बचाएंगे। ठीक, अब जनता को बचाने के लिए तो कहा गया कि ठीक है शराबबंदी कर दिया जाए,
और साथ ही साथ में जो है पान पराग मसाला और ये सब बंद है, इसी तरीके से ये सारी चीजें बंद कर दी जाए, ठीक है, और ये भी चीजें बंद करके रखी जाए। अब इसमें क्या होगा, कई लोग कहेंगे कि नहीं चाय की दुकान ओपन रहनी चाहिए, शराब की भी दुकान, अगर पान मसाला इतना इनसे सबसे कुछ नहीं होता, ये सब इतने ओपन है, और बाकी सब्जी की भी दुकान बंद करा सकते हैं, ठीक है, मॉल भी बंद हो सकते हैं और चाय की दुकान तो कतई नहीं खुलनी चाहिए, ठीक। अब ये क्या होगा कि एक ही विचारधारा एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कितने भी कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब एक पर्टिकुलर विचारधारा है, बचाना है, लेकिन उसके बावजूद भी कितने डिफरेंशिएशन उसमें आ रहे हैं, कितनी जटिलताएं आ रही हैं, और ये वास्तव में देखा जाए तो इन्होंने जो थर्स्टन महोदय हैं, लिकर्ट महोदय, उनको अपडेट करने का काम किया, गटमैन महोदय ने अपडेट करने का काम किया, ठीक है। उन्होंने ये कहा कि सबसे पहले हमें क्या है कि एक ही पॉइंट पर, एक ही विचारधारा पर कितने चर हैं, उन चरों को तब ये जानने की कोशिश करेंगे, तब हम वाकई में उसकी तीव्रता का, इंटेंसिटी का पता लगा पाएंगे कि अमुक विचारधारा ने अमुक मनोवृत्ति पर कितना ज्यादा एम्फसाइज है। जैसे आप देखिए कितने लोग हैं यहाँ पर जो कोविड-19 का दौर चल रहा है, तो उनका जो परिपालन करने का नजरिया है वो कितना गजब का है, ठीक है, और कुछ लोग ठीक है, कुछ लोग बिल्कुल से कुछ नहीं, बस ये सब है जिसको बचना है सब ऊपर वाला चला रहा है। तो ये क्या है, ये जो विचारधारणाएं हैं इसकी इंटेंसिटी अगर हम एक ही पर्टिकुलर पॉइंट को अगर हम चेक करने का काम कर रहे हैं तो वो गटमैन पैमाना होगा। तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए 1944 में अब ये नहीं कि बचा भी लिया, इकोनॉमी बचा लिया, जब बहुत सारी चीजें अगर आप इधर उधर कर देते हैं या तो व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता, तो ऐसे में उसकी मनोवृत्ति किसी एक चीज को लेकर के क्या है, हम आप कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे सपोज करिए जब हम वेबिनार में आप देखिए जब चर्चाएं होती हैं, भिन्न भिन्न प्रकार से भिन्न भिन्न प्रकार की बातें होती हैं, फिर कोई इकोनॉमी की बात होने लगती है, फिर एग्रीकल्चर की बात होती है, फला की बात, धमाका, लेकिन जब वो सेक्टर बहुत ज्यादा हो जाता है तो वहां पर वास्तव में क्या निष्कर्ष निकला नहीं, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर केवल कंसंट्रेट कर दिया जाए, हम मान लेते हैं कि हमें इसको प्रिवेंट करना है, प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, तो किसकी इंटेंसिटी बहुत तीव्र रही और किसकी इंटेंसिटी बहुत कम रही, इस बात का जब पता लगाया जाता है तो गटमैन महोदय का पैमाना है, ठीक है। यद्यपि यह है कि इसकी कुछ मतलब बाद में वो भी एक कमेंट भी किया गया, ठीक है, आलोचना भी की गई कि भाई देखो ये एक ही आयामी है, सिंगल डायमेंशनल है, ठीक है, तो इसकी जब भी कभी आलोचना की जाती है तो वो यही आपका मेन पॉइंट है, ये सिंगल वन डायमेंशनल है, एक ही पॉइंट पर है, एक ही स्केल को मानता है, एक ही स्केल के इर्द गिर्द में जितने भी विषय हैं, जिस भी मनोवृत्तियां हैं, उनकी जटिलताओं को जानने की कोशिश करता है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात हो जाती है, ठीक है ना। तो अब ऐसा नहीं है कि कुछ व्यक्तियों के हित और चीजों में भी हो सकते हैं, एक पॉइंट पर कुछ बात ही ना बने, क्योंकि जैसे समाज के अंदर में हम लोग चर्चा कर दिए कि शराबबंदी हो कि ना हो, या हमने कह दिया कि बात जो है पान मसाला बंद करने, तो ये कुछ व्यक्तियों के लिए बंद करना खोलना ये सब हो सकता है, लेकिन सबके लिए तो हो नहीं सकता, फिर उन बातों का कोई मतलब वहां पर नहीं रह जाता है, ठीक है। तो ये इसकी कमजोरी है, लेकिन फिलहाल अगर डीप स्टडी करना है तो छात्रों उसके लिए ये बहुत ही है। जैसे डीप स्टडी मतलब जैसे आप किसी चीज की केस स्टडी करने जा रहे हैं तो उससे संबंधित कितनी बातें एक चीज आ रही हैं, जैसे हम बात कर लें को एजुकेशन की बात करें, तो जब हम को एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो वो कैसे कैसे हेल्प कर रहा है, स्कूल कैसे हेल्प कर रहा है, माता पिता कैसे हेल्प कर रहे हैं, मतलब इन सभी चीजों को हम इंक्लूड कर सकते हैं। अब देखो आगे यहाँ पर पैमाना है सामाजिक दूरी का पैमाना, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखने की जरूरत है छात्रों, जिसको हम कहेंगे सामाजिक दूरी का पैमाना, ठीक है। सोशल डिस्टेंस मतलब ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही है, सामाजिक दूरी के पैमाने की बात की जा रही है। तो सामाजिक दूरी का पैमाना दो है, एक बोवार्ड्स महोदय का है जो आपके एग्जामिनेशन में तो बहुत बार आ चुका है, इवन यहाँ तक कि फर्स्ट पेपर में भी आ चुका है, ठीक है, सेकंड पेपर में तो कई बार आया हो, और दूसरा आपका समाज में सोशियोमेट्री, यानी जिसको हम कहते हैं जेएल मोरेनो और जैनिज्म, ठीक है, जैनिज्म महोदय, तो जेएल मोरेनो और जैनिज्म महोदय दोनों लोगों ने सोशियोमेट्री पैमाना दिया हुआ 1934 में। तो 1920-30 के बीच में सोशल डिस्टेंसिंग स्केल यूज किया है, सामाजिक दूरी का पैमाना यूज किया है, ठीक है, किसने यूज किया है, बोवार्ड्स महोदय ने। बेसिकली क्या थे, अमेरिका और जो मतलब अमेरिकाई जो देश के लोग थे और साथ साथ में जो अल्बेनियाई दो देश थे, ठीक है, तो अल्बेनिया के लोग और अमेरिकन उनके बीच में क्या मनोवृत्तियां हुई, जैसे सपोज करिए कभी कभी आपने देखा होगा छात्रों कि आपके पड़ोस में कौन कौन रहे, ये रहे ये रहे ये रहे, इस प्रकार के लोग रहे, या ऐसा पसंद करेंगे आप, या आप इनसे शादी करना चाहते हैं, या आप इनसे विवाह करना चाहते हैं, या आप इस प्रकार के धर्म को मानना चाहते हैं, या क्या क्या इस तरीके से। तो जब इस प्रकार की कई चीजों को लेकर के मतलब
आपके मनोवृत्ति, ये भी देखा जाए तो सामाजिक दूरी मतलब आप किस चीज को डिसलाइक कितना करते हैं, किन किन पॉइंट पर आप किसी पॉइंट को डिसलाइक, आप दूरी बनाने का कार्य करते हैं, मतलब उनको उनसे आप जैसे सपोज करिए अगर कहा जाए क्या, जैसे मान लीजिए सपोज करिए कि एक क्वेश्चन कहा जाए, क्या इंडिया और पाकिस्तान के बीच मैच खेलना पसंद करते हैं? आपसे कहा जाए कि क्या भारत और पाकिस्तान के बीच में मैच देखना आपको पसंद है, तो आप तुरंत टिक कर देते हैं यस, ठीक, मान लीजिए चलो ठीक है। फिर अगर दूसरे नंबर पे कहा जाए कि क्या पाकिस्तानी लड़की या लड़के की आपस में शादी हो आप पसंद करते हैं, तो आप वहीं पे तुरंत कह देते हैं ना, ठीक। तो इसका मतलब हो गया। फिर कहा जाए दोनों लोग साथ में खाना खाएं, फिर दोनों लोग विदेश यात्रा साथ में करें, ये करें, तो आप कितने पॉइंट पर कहते हैं हाँ और कितने पॉइंट पर ना कहते हैं, तो ये क्या हुआ, आप उनसे कितनी दूरी बरतते हैं। भाई ठीक है, तो फिर क्या मैच भी ना खेलें? नहीं नहीं, मैच जरूर खेलें, ठीक है। तो इसका मतलब होगा कि सामाजिक दूरी का पैमाना ये करता है कि किसी एक पर्टिकुलर जो भी चीजें उनमें से कितनी चीजें आप यस कहते हैं और उसमें से कितनी चीजों को इग्नोर कहते हैं। इस प्रकार का जो है बोगार्ट्स महोदय ने दिया हुआ है, इसको हम सोशल डिस्टेंसिंग, और एक 1934 में जेल मोरेनो और जैगनिग्स महोदय ने क्या दिया था, सोशियोमेट्री पैमाना दिया हुआ था, समाज मित पैमाना। और बेसिकली जो समाज मित पैमाना इसको छात्रों दो प्रकार से डिवाइड किया जाता है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखें। एक तो समाजमित मैट्रिक्स के माध्यम, सोशियोमेट्री मैट्रिक्स होती है, एक मैट्रिक्स लगाई जाती है, और दूसरा समाज मितीय चित्र यानी जिसको हम कहते हैं सोशियोग्राम, ठीक है। तो ग्राम का आजकल उपयोग देखिए हो रहा है चित्रों के माध्यम से, और यहां पर एक सोशियोमेट्री मैट्रिक्स भी लगती है। तो मैट्रिक्स का मतलब होता है जिसमें नंबरिंग आए, जैसे सपोज करिए कुछ लोगों को चयन कर दिया गया, ठीक है, चयनकर्ता मान लीजिए हैं वो ए है, बी है, सी है, डी है, इस तरीके से ऐसे लोग हैं, ठीक है। और इन्होंने चिन्हित व्यक्तियों को यहां पर किया गया कि इन लोगों ने इनको मान लीजिए ए बी सी डी इन लोगों को लिया गया, मान लीजिए सपोज करिए। अब रैंक वाइज इन्होंने कि सबसे पहले जैसे आपने देखा होगा कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है छात्रों, तो वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन का अगर आपको समझ में आ जाए तो बिल्कुल वो सोशियोमेट्री मैट्रिक्स आ जाता है। सोशियोमेट्रिक्स क्या है, यहाँ पे तो चयन करता आ गए कि भाई कौन कौन है, ठीक है। और दूसरी चीज है कि चिन्हित व्यक्ति है, अर्थात उसमें नॉमिनेटेड व्यक्ति कौन कौन से खड़े हुए। अब आप उनको रैंक देने की बात, फर्स्ट रैंक पे आपने किसको लाइक किया, तो आपने कहा भाई देखो फर्स्ट रैंक पर हमने लाइक किया मिस्टर बी को, सेकंड नंबर पे हमको ये लाइक है, थर्ड नंबर पे ये, फोर्थ नंबर पे ये, तो ऐसे ऐसे देते चले गए। फिर बाद में क्या हुआ कि ज्यादातर लोगों ने देखा कि लोगों ने एक नंबर पे इनको किया, लेकिन तीसरे नंबर पर सभी लोगों ने डी को पसंद किया। मान लीजिए तीसरे नंबर पे सभी लोगों ने डी को पसंद किया, तो मान लिया जाएगा कि यही वास्तविक गुण है या यही मनोवृत्ति है या इसी चीज की इंटेंसिटी ज्यादा है। मतलब छात्रों यहाँ पर ये थोड़ा सा जो लोग पॉलिटी जानते हो तो बहुत अच्छे से तुरंत समझ जाते हैं, लेकिन जो लोग नहीं जानते पॉलिटी में कि प्रेसिडेंट या जो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है उसमें क्या होता है, जैसे सपोज करिए कई लोग खड़े होते हैं, ठीक है, इलेक्शन में, ठीक है, चयन। अब उसमें चिन्हित व्यक्ति हैं, ठीक है, कि कौन कौन इलेक्शन में खड़ा है, और फिर उनके चयनकर्ता में, जैसे आपने देखा होगा कि पॉलिटी में यूनिट 10 में क्वेश्चन में हमेशा पूछा जाता है कि भाई प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है, तो लोकसभा, राज्यसभा, उसके निर्वाचित सदस्य जो भाग लेते हैं, और साथ ही साथ में विधानसभाओं के जो मेंबर हैं निर्वाचित हैं, ठीक है, वो भाग लेते हैं। अब सपोज करिए इतनी बात यहां पर निकल करके सामने आ गई, ठीक, मान लीजिए। तो अब वही चयन करता है उन लोगों को, यानी लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के जो मेंबर हैं, वो भी कैसे, नॉमिनेटेड नहीं, जो भी इलेक्टेड मेंबर है, वो इलेक्टेड मेंबर मिस्टर फला 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 जो भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़े, उनको रैंक देना, यानी उनको एक को वोट नहीं देगा, उनको ये बताना है नंबर 1 पे हम इनको लाइक करते हैं, 2 नंबर पे इनको करते हैं, 3 नंबर पे इनको करते हैं। इनको हमने 3 नंबर पे किया, इन्होंने इनको 1 नंबर पे किया, इनको 2 नंबर पे किया, इन्होंने इनको 4 नंबर, इनको 3 नंबर, मतलब ऐसे इस तरीके से करना है छात्रों। अब क्या हुआ, बाद में फिर जोड़ा जाता है, और जब उसके आधार पर तब वो सोशियोमेट्रिक्स निकलती है, यानी ये जो है इसी को सोशियोमेट्रिक्स स्केल कहते हैं। तो भाई ज्यादातर लोगों ने कहा भाई ये बहुत अच्छे आदमी है, ठीक है। अब कुछ लोग तो विरोध करेंगे, लेकिन ज्यादातर लोगों ने कह दिया नहीं अच्छे हैं, तो फिर वो अच्छे हैं। क्योंकि देखिए आप वीडियो लेक्चर को देखिए, वीडियो लेक्चर में क्या होता है, जैसे ही आप ये देखते हैं तो भाई 100 लोगों ने कहा कि बहुत अच्छे हैं सर, ठीक है, आपने बहुत अच्छा किया सर, पढ़ाया, थोड़ी बहुत चीजें चलता है, लेकिन उसमें 2 लोग बिना देखे ही कहे नहीं, डिसलाइक पहले तुरंत करो, ठीक। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये सब तो चलेगा ही चलेगा, लेकिन जो ओवरऑल मिला करके है उसी आधार पे हम गणना कर लेते हैं कि हमें किस ओर जाना है, प्रेसिडेंट कौन बनेगा। अब इसी तरीके से कभी कभी इसी बात को हम स्केल के माध्यम से, जो डायग्राम है सोशियोग्राम डायग्राम के माध्यम से अगर हम समझें,
तो फिर वहां पर जैसे आप सभी को पता होगा कि ये जो साइन होता है ओवल का साइन, ये क्या है, ये जो सर्कल वाला ये फीमेल का साइन है और ये क्या है, मेल का साइन है, ये आपको पता है। अब आप मैंने मान लीजिए दो यहाँ पे साइन बना दिया, ऐसे मान लीजिए कि यहाँ पर तो ऐसे देखा जाए तो महिलाएं ही दो ऐसे साइन बनी हुई, लेकिन इसमें ए और इसमें बी लिखा है, तो और इसमें से एक तीर ले जाकर के इधर की तरफ में कर दिया, तो ये क्या है, एक तरफा, ये क्या है, एक तरफा प्यार है। जैसे आपने देखा हो ना, ए वाला बी को चाह रहा है, बी वाला ए की तरफ चाह रहा है, इसका पता नहीं है, लेकिन हमने कह दिया ए वाला बी को भी चाह रहा है और बी वाला भी ए को चाह रहा है, तो ये क्या है, दो तरफा हो गया। तो अब इस एरो को बनाने का मतलब क्या हो गया कि ये दो, इससे क्या हुआ, एक डायग्राम के माध्यम से कम्युनिकेशन को हम पता लगाने का काम करते हैं। तो कभी कभी हम चीजों को समझाने के लिए इनका प्रयोग करते हैं। आप कुछ पुस्तकों के अंदर में आप देखेंगे इस प्रकार के चित्र बने हुए, जनरली नहीं बने हुए, ठीक है। फिर अभी कभी कहा जाए कि अगर चेन रिलेशन, कि ए ने बी को बताया, बी ने सी को बताया, जैसे अगर आप देखिए ये जो चेन रिलेशन होता है ये कहाँ पे होता है, आप इसमें जनरली देखिए कि जो हायरार्की है, हायरार्की सिस्टम किसमें होता है भाई, देखिए कुछ लोग छात्र आंसर दे पा रहे हैं, मैक्स वेबर की ब्यूरोक्रेसी, तो ब्यूरोक्रेसी में देखिए ये हायरार्की, ऊपर से नीचे की तरफ में ये इनको ऑर्डर, ये इनको ऑर्डर, ये तो ये चेन सिस्टम आ गया। कभी कभी क्या होता है कि इसमें कैसी चीजें आ जाती हैं कि जैसे इन्होंने इनको बताया, ये क्या है, ये एक दूसरे को बताने का, एक सर्कल में एक दूसरे को बताने का काम, ये इनको बता रहे हैं, ये इनको समझा रहे हैं, ये इनको समझाने का काम कर रहे हैं। सपोज करिए यहाँ पर व्यक्ति ए है, यहाँ पर व्यक्ति बी है, तो ए बी आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, लेकिन सी वाला अपनी बात ए को बताता है और सी वाला बी को बात बताता है, लेकिन बी और सी इसको कुछ नहीं बताते हैं, तो यह व्यक्ति क्या हो गया, उपेक्षित व्यक्ति हो गया, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है और इसके बीच में डॉट 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 साइन लगा दिया गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये एक एकाकी व्यक्ति है, इससे कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। मान लीजिए जैसे सपोज करिए जैसे मान लीजिए ये है और किसी के भी ए है और बी है, छात्रों यहाँ थोड़ा अपडेट करिएगा, मान लीजिए ए है, बी है और यहाँ पे सी, तो सी के साथ में कोई लाइन है नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये समाज से कटा हुआ है, एकाकी व्यक्ति है। देखते नहीं है समाज के अंदर में कोई सन्यासी जाकर के साथ कंदराओं गुफाओं में बैठ गया, कोई साइन नहीं थे, सपोज तीन लोग हैं यहाँ पे बने, इनके बीच में कुछ रिलेशन है लेकिन इनके बीच में कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब ये हो गया ये एकाकी व्यक्ति है, समाज से कटा हुआ व्यक्ति है। लेकिन अगर सपोज करिए कि यह व्यक्ति जैसे सपोज ये वाला देखिए साइन, ए वाला बी को इन्फॉर्मेशन दे रहा है, एक तरफा यहाँ पर जा रहा है, ठीक है, सी वाला बी को बता रहा है, ठीक है, और सी वाला ए को भी बता रहा है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन ए से जब सी का साइन आया तो यह व्यक्ति क्या किया गया, ये इसको बहिष्कृत करने का काम किया गया, यानी ये अपनी बातें इसको डिसलाइक करता है, ये इसको लाइक करता है लेकिन ये इसको क्या करता है, बहिष्कृत करने का काम करता है, इसको रिजेक्ट करने का काम करता है, रिफ्यूज करने का काम करता है। यानी किसी साइन में अगर दो व्यक्ति ऐसे साइन बने, इनके बीच में ऐसे डॉट डॉट आकर बने, इसका मतलब ये इसका विरोधी है, और ऐसे साइन बन करके अगर इसके डायरेक्ट ऐसे किया जाए तो ये इसका सपोर्ट, ये अपनी सारी बात इसको बताता है, ठीक। तो ये विरोध, तो ये बहिष्कृत का पार्ट हो गया, एकाकी का पार्ट हो गया, उपेक्षित हो गया। इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं आए हैं, लेकिन छात्रों चूंकि हम इस पार्ट को पढ़ा रहे थे इसलिए मैं इसको बताना उचित समझा कि आप लोगों को इसके बारे में जानकारी दे दूं। तो अभी तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं छात्रों, मतलब जो भी आपके परीक्षाओं में, अब तक की परीक्षाओं में जो भी पूछा गया वो इतनी ही बात पूछी गई। अगर आप एक बार ओवरऑल इसको मार देंगे, रिव्यू एक बार मार देंगे, तो मैं पूरे मतलब इसको मैं कह रहा हूं कि मतलब एक कि आप क्वेश्चन कर ले जाएंगे एटलीस्ट, ठीक है, मतलब आसानी से अपने क्वेश्चन को कंप्लीट कर ले जाएंगे। ठीक है छात्रों, आज हम लोग इस पे यही करते हैं, आगे चल के स्टैटिकल का पार्ट भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि माध्य माध्यिका बहुलक से तमाम प्रकार के थ्योरेटिकल प्रश्न आते हैं। कभी कभी तो ये ऐसा होता है कि मैथमेटिकल क्वेश्चन आ जाते हैं तो उनको कुछ लोग तो सरेंडर ही कर जाते हैं, नहीं करते हैं, लेकिन थ्योरेटिकल क्वेश्चन करने के बाद में भी जब आप नहीं कर पाते तो वहां बड़ा दुख होता है कि मतलब ये भी नहीं आया। कोरिलेशन को लेकर के क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, तो वो सब जब आप नहीं कर पाते तो उन सब के जो थ्योरेटिकल पार्ट है उनको भी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो अगले एक दो लेक्चर और भी इस पे करूंगा और उसके बाद में इसका समापन करूंगा। तो छात्रों, अगर भाई वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आती हैं, चीजें समझ में आती हैं, तो एक फिर से वही गुजारिश की लाइक करिए, डिसलाइक करिए, कुछ करिए, ठीक है, मतलब बैठे मत रहिए, कुछ न कुछ करते जरूर रहिए, ठीक है, और बाकी हमारा सहयोग आपके साथ।